हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कुवैत की सबसे अहम तेल रिफाइनरी पर ईरान का हमला। मगरबी एशिया में कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जुमे के रोज कुवैत में वाक़ अहम तेल साफ करने वाली रिफाइनरी मीना अल अहमदी पर ईरान ने ड्रोन हमला किया, जिसके नतीजे में इलाके में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। इस बात की इत्तला कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने दी। इदारे के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला कोशिशें कर रहा है। इस हमले में किसी जाने नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। मीना अल अहमदी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरियों में से एक है और कुवैत की तेल पैदावार के लिए निहायत अहम है। यहाँ रोजाना तकरीबन 3,46,000 बैरल तेल पैदा किया जाता है। इसी के साथ लाखों बैरल डीजल और दिगर साफशुदा ईंधन एशिया और यूरोप की मंडियों को बरामद किए जाते हैं, जो हुकूमत के लिए एक अहम आमदनी का जरिया है। अगर ये रिफाइनरी ना हो तो पैदा होने वाले खाम तेल को साफ करना मुमकिन नहीं होगा, जिसकी वजह से कुओं को बंद करना पड़ सकता है। यहाँ से भारत समेत दुनिया के कई मुमालिक तेल दरामद करते हैं। मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र भारत ने फिलहाल कुवैत से तेल की दरामदात रोक दी है। ईरान ने इसराइल के तिल अबीब और एलात पर मिसाइलों की बौछार कर दी। सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी ने आज इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब और दूसरे शहर एलात पर ताज़ा फ़िज़ाई हमला किया है। सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी ने दावा किया है कि इसने तिल अबीब और एलात पर हमला करके इसराइली फ़ौज और फ़ौजी सनती कंपनियों के अहम मराकज़ को उड़ा दिया है। इसराइल ने तस्लीम किया है कि ईरान ने मिसाइलों की नई लहर छोड़ दी है। अल जज़ीरा चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने तस्लीम किया है कि ईरान से इसराइली इलाके की जानिब मज़ीद मिसाइल दागे गए हैं। इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने कहा है कि इस हमले को रोकने के लिए फिजाई दिफाई निज़ाम काम कर रहा है। इधर इराक़ी मुस्लह गिरोह सराया औलिया दम का कहना है कि इसने गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए 5 हमले किए हैं। इस दौरान इराक़ में इस्लामी मज़ाहिमत ग्रुप, ईरान के हिमायत याफ्ता शिया मलेशिया ग्रुपों का नेटवर्क ने कहा कि इसके जंगजुओं ने गुज़िश्ता 24 घंटों में इराक़ के अंदर और पूरे खित्ते में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए 23 हमले किए हैं। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि 28 फरवरी से अब तक अमेरिका और इसराइल के हमलों में 600 से ज़ायद स्कूल और तालीमी मराकज़ मुतासिर हुए हैं। कुवैत की फ़ौज ने ऐलान किया है कि वो मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रही है। ट्रंप ने ईरान से कहा कि कहीं मुआहदे के लिए देर ना हो जाए। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान हालात तेज़ी से संगीन रुख इख्तियार करते जा रहे हैं और हालिया पेशरफ्त से यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तनाव मज़ीद बढ़ सकता है। एक जानिब अमेरिका ने दावा किया है कि इसने तेहरान को मिलाने वाले एक अहम पुल को तबाह कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ ईरान ने यह ऐलान किया है कि इसने बहरीन में अमेज़ॉन की एक इमारत को निशाना बनाया है। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों फ़रीक़ैन से फौरी जंगबंदी की अपील की है। जुमेरात के रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर वाज़ेह दबाव डालते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि तेहरान किसी मुआहदे पर आमदा हो जाए, वरना बहुत देर हो सकती है और एक ऐसा मुल्क जो अब भी एक अजीम रियासत बनने की सलाहियत रखता है, मुकम्मल तबाही के दहाने पर पहुंच सकता है। अपनी तकरीर में उन्होंने ये भी खबरदार किया है कि अगर ईरान ने मुआहदा ना किया तो इसके बिजली घरों को निशाना बनाया जाएगा। इनका कहना था कि अगर वो तैयार ना हुए तो हम इनके तमाम पावर प्लांट्स पर शदीद और बेक वक्त हमला करेंगे। ट्रंप ने ईरान में मुमकिन सियासी तब्दीली पर बात करते हुए कहा कि अमेरिका का मकसद कभी भी बराह रास्त हुकूमत की तब्दीली नहीं था, ताहम सुप्रीम लीडर की हलाकत के बाद हालात खुद ब खुद बदल गए। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल की जानिब से तेहरान को करज से मिलाने वाले अहम B1 पुल पर हमले की इत्तलात हैं, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए बताए जा रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी धमकियों को मुस्तरद करते हुए सख्त रद्दमल दिया है। इसका कहना है कि अपना हरमुज़ और खलीज फारस से अब सिर्फ अमेरिकी ताबूत ही गुजर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ईरान पहले ही खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दे चुका है और अब इसने दावा किया है कि इसने बहरीन में अमेज़ॉन की एक इमारत पर हमला किया है। ईरानी शहरियों पर पाबंदी की खबरें बेबुनियाद, मुत्तहदा अरब अमारात का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया और बाज़ गैर मुल्की मीडियाई रिपोर्ट्स में गर्दिश करने वाली उन खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है जिनमें दावा किया गया था कि UAE ईरानी शहरियों पर सफरी या रिहायशी पाबंदियाँ आयद कर रहा है। हालिया दिनों में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि अमाराती एयरलाइंस ने ईरानी शहरियों के लिए एंट्री और ट्रांजिट वीज़ों पर पाबंदी लगा दी है और सिर्फ गोल्डन वीज़ा रखने वाले ईरानियों को इस्तिस्ना हासिल है। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने इन तमाम दावों को बेबुनियाद करार देते हुए वाज़ेह किया है कि UAE में मुक़ीम ईरानी शहरियों के रिहायशी स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ईरान में 33,000 घर तबाह, हज़ारों ख़ानदान बेघर। ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी हालिया तसादुम ने तेहरान के रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में हज़ारों शहरी छत से महरूम हो गए। तेहरान के मेयर के तर्जुमान मोहम्मद खानी ने शहर को पहुँचने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी करते हुए इंकशाफ किया है कि अब तक तेहरान में तकरीबन 33,000 घरों को मुख्तलिफ नवीयत का नुकसान पहुँचा है। हमलों की शिद्दत से कहीं खिड़कियों और दरवाज़ों के शीशे टूटे हैं तो कहीं पूरी इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं, जिन्हें मुकम्मल तामीरों की ज़रूरत है। बमबारी के नतीजे में तेहरान
میں ایک سنگین انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ اب تک 1869 خاندان اپنے گھروں سے محروم ہو کر رہائشی مشکلات کا شکار ہیں۔ متاثرہ خاندانوں میں سے 1245 خاندانوں کو شہر کے مختلف 23 رہائشی کمپلیکسز میں ہنگامی طور پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق جنگی صورتحال کے باوجود متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اب تک 4000 سے زیادہ گھروں کی مرمت کا عمل شروع کیا جا چکا ہے، جس میں بلدیاتی ادارے براہ راست مالی اور تکنیکی معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ دفاعی اور سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری آبادیوں کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر متاثرین کی بحالی ایرانی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ ابنائے ہرمز کا جھنجٹ ختم، خلیجی ممالک نے تیار کی تیل کی پائپ لائن، پی ایم مودی کے پاس پہنچا بلو پرنٹ۔ دنیا کی تیل کی سپلائی کا 20% صرف ابنائے ہرمز پر منحصر ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران نے اس راستے پر ناکہ بندی لگا کر یا بھاری بھرکم ٹولز وصول کر کے کئی ممالک کی معیشتوں کو مفلوج کر دیا ہے۔ یہاں تیل کی قیمتیں بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی کا باعث بن رہی ہیں، وہیں ایران امریکہ کے خلاف اپنے غصے کا بدلہ لینے کی کوشش میں اس سمندری راستے پر اپنا گھیرا مزید تنگ کر رہا ہے۔ حالانکہ اب کھیل بدلنے والا ہے۔ ہندوستان نے خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر ابنائے ہرمز کے متبادل کی تلاش شروع کر دی ہے، جو ایران کی منمانی کو مستقل طور پر ختم کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تیل پائپ لائن کی تجویز پی ایم مودی تک پہنچی ہے۔ خلیجی ممالک اب خطرناک ابنائے ہرمز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہاں ایران اپنی مرضی کا استعمال کرتا ہے۔ فائنانشل ٹائمز کے مطابق اس بحران کی روشنی میں خلیجی ممالک نے اب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مل کر ایک ایسا راستہ تیار کرنے کے لیے کام کیا ہے جو ہرمز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ تیل کی سپلائی کے لیے اب ایک نئی پائپ لائن بنائی جا رہی ہے۔ گڈ فرائیڈے کے موقع پر جمعے کو شیئر بازار بند، ایکویٹی سے کموڈیٹی تک تمام کاروبار بند۔ ہندوستانی اسٹاک مارکیٹس آج جمعہ 3 اپریل 2026 کو گڈ فرائیڈے کے موقع پر بند ہیں۔ بامبئی اسٹاک ایکسچینج یعنی BSE اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج یعنی NSE میں کوئی تجارتی سرگرمی نہیں ہوگی۔ یہ اپریل کے مہینے کی پہلی اور اس ہفتے کی دوسری چھٹی ہے۔ اس سے پہلے 31 مارچ کو مہاویر جینتی کی وجہ سے بازار بند تھا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے فیوچر سٹی کی تعمیری کاموں کا لیا جائزہ۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کیرلا کی 2 روزہ انتخابی مہم سے واپسی کے بعد فیوچر سٹی کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف منسٹر نے چیف سیکرٹری رام کرشن راؤ اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ فیوچر سٹی کا دورہ کیا اور ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی اور دیگر اداروں کے تعمیری کاموں کا شخصی طور پر جائزہ لیا۔ محکمہ R&B کے عہدیداروں نے فیوچر سٹی کا پلان پیش کرتے ہوئے چیف منسٹر کو تعمیری کاموں کی پیش رفت سے واقف کرایا۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ تعمیری کام مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں اور تعمیری کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ رنگا ریڈی ضلع کے میرخان پیٹ میں 20 ایکڑ 19 گنٹے اراضی پر حکومت نے فیوچر سٹی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تشکیل دی گئی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ فیوچر سٹی میں کئی بین الاقوامی اداروں نے اپنے توسیعی منصوبے کی تکمیل کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری سطح کے اداروں کے تعمیری کاموں کی جلد تکمیل کی صورت میں پرائیویٹ اداروں کو بھی ترغیب ہوگی۔ انہوں نے چیف سیکرٹری رام کرشن راؤ سے کہا کہ وہ تعمیری کاموں کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیں۔ چیف منسٹر کا کہنا تھا کہ تلنگانہ میں صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری میں اضافے میں فیوچر سٹی اہم رول ادا کرے گی۔ شہر کے اہم مقام پر CCTV کیمرے غیر کارگرد۔ شہر کے مشہور اور اہم علاقے میں بعض مقامات پر CCTV کیمروں کے غیر کارگرد ہونے اور بعض کے صرف محدود احاطہ کرنے کا حیرت انگیز انکشاف اس وقت ہوا جب سڑک حادثے کے بعد زخمی کے رشتہ داروں نے ٹکر دینے والی گاڑی کی شناخت کے لیے CCTV فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تفصیلات کے مطابق گچی بولی پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع فینا نیشنل ڈسٹرکٹ سے وپرو سرکل کی سڑک کے قریب کل شام امتیاز نامی صحافی حادثے کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اس سلسلے میں متعلقہ پولیس سے شکایت کی اور خواہش کی کہ CCTV فوٹیج کے ذریعے ٹکر دینے والی گاڑی کی شناخت کرتے ہوئے ڈرائیور کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کام میں انہوں نے پولیس کی مدد کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کا تعاون حاصل کیا اور مقام واقعے کے قریب نصب CCTV فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں کے کئی کیمرے غیر کارگرد ہیں اور جو کیمرہ کارگرد ہیں وہ صرف محدود علاقے جیسے پارکنگ وغیرہ کا احاطہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس علاقے میں کئی IT کمپنیاں اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، باوجود اس کے کہ اس اہم مقام پر CCTV کیمرے کا غیر کارگرد ہونا یا صرف محدود حد تک احاطہ کرنا باعث تشویش ہے۔ حیدرآباد میں باسی اور خراب گوشت فروخت کرنے والا گروہ بے نقاب، 12 ٹن مٹن ضبط۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر ٹاسک فورس یعنی گولکنڈہ زون نے ایچ فاسٹ ٹیم اور منگل ہاٹ پولیس کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے باسی اور خراب بھیڑ اور بکری کے آلائش یعنی پایا، سرا، بھیجا، گردے، کلیجی وغیرہ کو غیر قانونی طور پر ذخیرہ کر کے فروخت کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کر دیا۔ پولیس نے تقریباً 12 ٹن خراب گوشت ضبط کیا جس کی مالیت تقریباً 10 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ یہ کارروائی امان نگر کالونی منگل ہاٹ میں اکبری مسجد کے قریب واقع A to Z شپ اینڈ گوڈ آفل نامی گودام پر چھاپے کے دوران انجام دی گئی۔ پولیس نے موقع سے مینیجر رفیع احمد 52 سالہ کو گرفتار کر لیا جبکہ دکان کا مالک محمد افروز فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان سستے داموں خراب اور باسی گوشت خرید کر اسے ڈیپ فریز اور پانی سے بھرے ڈبوں میں طویل عرصے تک محفوظ رکھتے تھے
ताकि बदबू को छुपाया जा सके। बादशाह इसी गोश्त को ताज़ा और मियारी ज़ाहिर करके शादियों, तकरीबात और होटलों को सप्लाई किया जाता था, जिससे इंसानी सेहत को शदीद खतरात लाहक हो रहे थे। तहकीकात में यह भी सामने आया कि फरार मुलजिम मोहम्मद अफरोज इससे पहले भी इसी नवीयत के मामलात में मुलव्विस रह चुका है और इसके खिलाफ केस दर्ज होने के साथ JHMC की जानिब से जुर्माना भी आयद किया गया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस तरह का खराब गोश्त इस्तेमाल करने से संगीन बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। हैदराबाद में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस कमिश्नर ने कहा। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने खबरदार किया है कि अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। बशीरबाग में मुनक्किदा एक आगाही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मिलावट सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि मुआशरे पर हमला है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता एक महीने में 52 मुकदमा दर्ज करके 62 टन मिलावट शुदा अशिया जब्त की गई और 58 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर ने ताजरीन को हिदायत दी है कि वो FSSAI लाइसेंस हासिल करें और मियारी अशिया फराहम करें। उन्होंने कहा कि ईमानदार ताजिरों को हुकूमत और पुलिस का मुकम्मल ताउन हासिल रहेगा और सेहतमंद हैदराबाद की तामीर में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। तेलंगाना के जगत्याल जिले में बेकाबू लारी की टक्कर से 3 नौजवान हलाक, ऑटो में सवार कई जख्मी। तेलंगाना के जगत्याल जिले के धर्मपुरी में कौमी शाहराह पर वाक़ भारत पेट्रोलियम पंप के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार लारी की टक्कर के नतीजे में 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि ऑटो में सवार कई हनुमान भगत शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक लारी ने गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश में सामने से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी और इसके बाद करीब से गुजर रहे ऑटो को भी टक्कर दे दी। हादसे की शिद्दत से मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि ऑटो उलट गया और इसमें सवार अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही धर्मपुरी पुलिस मौके पर पहुंच गई और 108 एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को जगत्याल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शनाख्त अमरनाथ, रिश्वत और कोलामीन के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। कल्याण लक्ष्मी स्कीम में बेकायदगियों का CAG रिपोर्ट में इंकशाफ। तेलंगाना कानून साज असेंबली में पेश करदा CAG रिपोर्ट में कल्याण लक्ष्मी स्कीम में बेकायदगियों की निशानदही की गई है। CAG ने इस्तिफादा कुनंदगान के इंतखाब के सिलसिले में पेश करदा दस्तावेजात में गलत इंदराजात का इंकशाफ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई इस्तिफादा कुनंदगान ने KCR किट हासिल किया और डिलीवरी के बाद कल्याण लक्ष्मी स्कीम की रकम हासिल की। KCR किट के हुसूल के मौके पर शोहर का नाम दर्ज किया जाता है। CAG रिपोर्ट के मुताबिक 7314 केसेस में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्त में जो तफसीलात दर्ज की गई हैं वो मुख्तलिफ है। कल्याण लक्ष्मी और KCR किट दोनों स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करने वाले खानदानों में बेशतर कम उम्र लड़कियां पाई गई। CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि 7314 केसेस में स्कीम के तहत 72 करोड़ 91 लाख की अदायगी दुरुस्त नहीं है। KCR किट और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात में दाखिल की गई तफसीलात के तकाबुली जायजा का अहदेदारों को इख्तियार नहीं, जिसके नतीजे में स्कीम में कई बेकायदगियां पाई गई। 4 ऐसे उम्मीदवारों को 2,04,000 रुपये अदा किए गए जिनकी शादी की तारीख रकम की मंजूरी की तारीख से पहले की है। कवायद के मुताबिक शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, लेकिन 2 ऐसे मामलात मंजर आम पर आए हैं जिनमें 18 साल से कम उम्र उम्मीदवारों को रकम मंजूर की गई। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। चैतन्यपुरी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB के जराये के मुताबिक चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस बालिया ने शिकायत कुनिंदे के खिलाफ दर्ज फौजदारी मुकदमे की दफात में तब्दीली और लोक अदालत में मामला फहमी के लिए 15,000 रुपये बतौर रिश्वत तलब किए थे, जिस पर शिकायत कुनिंदे ने ACB के अहदेदारों को इत्तला दे दी। चहारशंबे के दिन रंगारेड्डी कोर्ट के पास बालिया को 15,000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मच्छरों के बढ़ते हुए मसले पर हंगामा, मच्छरदानी पहनकर MLA का एहतजाज। ग्रेटर हैदराबाद में मच्छरों के बढ़ते हुए मसले के खिलाफ LB नगर के MLA देवर रेड्डी सुधीर रेड्डी ने एक मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया। उन्होंने शहरियों को मच्छरों से बचाने और फौरी इक़दाम का मुतालबा करते हुए असेंबली इहाते की मीडिया हॉल में फॉगिंग मशीन और मच्छरदानी के साथ प्रेस मीट करने की कोशिश की। ताहम हुक्काम की जानिब से इजाज़त न होने पर मार्शल्स ने इन्हें रोक दिया और फॉगिंग मशीन और दीगर सामान जब्त कर लिया। इसके बावजूद सुधीर रेड्डी ने हिम्मत न हारी और खुद मच्छरदानी पहनकर प्रेस मीट शुरू कर दी, जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मच्छरों की बढ़ती हुई तादाद से हैदराबाद की ब्रांड इमेज मुतासिर हो रही है। इनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दाम न होने की वजह से शहरी खौफजदा हैं और सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। MLA ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मच्छर कंट्रोल के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं ताकि आवाम को इस मसले से निजात दिलाई जा सके। हनुमान जयंती मरकजी जुलूस के दौरान इश्तियाल अंगेजी। शहर हैदराबाद में जुमेरात को बड़े पैमाने पर हनुमान जयंती का मरकजी जुलूस निकाला गया था, लेकिन इस मरतबा हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमों ने जहर अफशानी का एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए बैनुल-अक़वामी बदनाम ज़माना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पोस्टर हाथ में थामे हुए इंतहाई इश्तियाल अंगेज नारे आपका बाप आ रहा है लगाकर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। जारिया साल 12.5 किलोमीटर तवील हनुमान जयंती मरकजी जुलूस का आगाज गौलीगुड़ा राम मंदिर से हुआ था और जैसे ही ये जुलूस सुल्तान बाजार के पास पहुंचा, बास हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमों के कारकुनों ने बदनाम
ज़माना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पोस्टर लहराकर इश्तियाल अंगेज नारेबाजी शुरू कर दी। इस मरतबा इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी इस हरकत ने हैरत में डाल दिया। क्या हैदराबाद पुलिस अब ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो बैनुल अक़वामी बदनाम ज़माना गैंगस्टर के हक में नारेबाजी करते हुए शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है? आला ओहदेदारों से रब्त पैदा किए जाने पर यह बताया गया है कि वीडियो की बुनियाद पर उन नौजवानों की निशानदही की जा रही है जिन्होंने ये गैंगस्टर के पोस्टर्स तैयार करवाए और रैली में शामिल किए। वाज़ह है कि लॉरेंस बिश्नोई एक बैनुल अक़वामी बदनाम ज़माना हिंदुस्तानी गैंगस्टर है जिसका ताल्लुक पंजाब के ज़िले फज़ुलका से है। बिश्नोई गैंग कई कत्ल और गारतगिरी, ड्रग ट्रैफिकिंग और जबरन वसूली के वाक़यात में मुलव्विस है और साल 2022 में पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसावाला के कत्ल केस का मुल्ज़िम है। बिश्नोई नेटवर्क ने साबिक़ा में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सलमान खान को कई मरतबा धमकी दे चुका है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग बैनुल अक़वामी सतह पर जराइम के वारदातों में मुलव्विस है, जिसके नतीजे में कनाडा की हुकूमत ने इस गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। हैदराबाद में शदीद गर्मी की लहर, अवामी सेहत के लिए खतरे की घंटी। शहर हैदराबाद में शदीद गर्मी की लहर ने अवामी सेहत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दर्जा हरारत मुसलसल 40 डिग्री या इससे ज़्यादा पहुंचने की बाइस हीट स्ट्रोक, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन और दिगर गर्मी से मुतल्लिक़ बीमारियों का खतरा बढ़ गया। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि अतराफ के अजला में भी लोग इन मसाइल का सामना कर रहे हैं। शहर के मुकामी क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स और बड़े हॉस्पिटल्स बशमुल फीवर हॉस्पिटल में मरीजों की नवीयत में वाज़ेह तब्दीली देखी जा रही है, जहाँ गर्मी से मुतल्लिक़ बीमारियों और आबी इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा सेहत के अहदेदारों के मुताबिक मौसम में अचानक तब्दीलियां इंसानी जिस्म को मुतासिर कर रही हैं। दोपहर के वक्त शदीद गर्मी जबकि शाम में आंधी और गरज चमक के साथ ठंडी हवाएं चलने से जिस्म को माहौल से हम आहंग होने में दुश्वारी पेश आ रही है। इसी वजह से सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में हीट एग्जॉशन और पानी से फैलने वाली बीमारियों के केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि शदीद गर्मी की वजह से खाने पीने की अशिया जल्द खराब हो जाती है और लोग मुनासिब मकदार में पानी नहीं पीते, जिसके नतीजे में शदीद इसाल और डिहाइड्रेशन के केसेस सामने आ रहे हैं। खासतौर पर बच्चे, हामिला खवातीन और पहले से बीमारियों जैसे दिल के अमराज या हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद ज्यादा खतरे में हैं। माहिरीन ने वालिदैन को हिदायत दी है कि अगर बच्चों को क़े या कमजोरी की शिकायत हो तो इन्हें फौरी तौर पर ठंडी जगह पर मुंतकिल करें और वक्फे से ORS या नारियल पानी दें। साथ ही उन्होंने खबरदार किया है कि बाजार में दस्तयाब मीठे मशरूबात को ORS के तौर पर इस्तेमाल ना करें क्योंकि इनमें ज्यादा चीनी होने से दस्तों की शिद्दत बढ़ सकती है। माहिरीन सेहत ने शहरियों से अपील की है कि वो गर्मी के इस मौसम में एहतियात बरतें, ज्यादा पानी पिए, साफ और ताज़ा ग़िज़ा इस्तेमाल करें और धूप में गैर ज़रूरी निकलने से गुरेज करें ताकि बीमारियों से महफूज रह सके। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। हुकूमत तेलंगाना के डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ने जुमेरात को मुतल्ला किया है कि वजारत कॉरपोरेट उमूर नई दिल्ली ने 5 साल में सरकर्दा कंपनियों में 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप मौक़े फराहम करने के मकसद के तहत प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है। माली साल 2024-25 के दौरान इस स्कीम के 2 मरहले कामयाबी के साथ मुनक्किद किए जा चुके हैं। हुकूमत हिंद ने अब तीसरा मरहला शुरू किया है, जिसके तहत PMIS पोर्टल यानी www.pminternship.mca.gov.in पर दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। उम्मीदवार की हद उम्र 18 से 25 साल के दरमियान रहनी चाहिए। तालीमी काबिलियत SSC पास, 12वीं ग्रेड, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा रखी गई है। अलावाज़ी डिग्री BA, BCom, BSc, BBA, B.Pharma, BE, BTech वगैरह के साल आखिर में पढ़ने वाले तलबा या MA, MSc, MCom, MCA, MTech वगैरह के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के उम्मीदवार भी दरख्वास्त दाखिल करने के अहल रहेंगे। ख़ानदान की आमदनी पेशरू साल 12 लाख होनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवार दरख्वास्त दाखिल करने के लिए अहल नहीं है जिनके ख़ानदान का कोई रुकन सरकारी मुलाजिम है। इंटर्नशिप की मुद्दत 6 से 9 महीने रहेगी। कौमी सतह पर बेहतरीन 2000 CSR कंट्रीब्यूटिंग कंपनियों में यह सहूलत फराहम की गई है। माहाना 9000 रुपये स्टाइफंड दिया जाएगा। 1 महीने की ग्रांट के तौर पर 6000 रुपये मिलेंगे। इंश्योरेंस की सहूलत भी फराहम रहेगी। केरला में UDF का मंशूर जारी। कांग्रेस ज़ेर क़यादत UDF ने जुमेरात को केरला असेंबली के लिए 9 अप्रैल के इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी किया, जिसमें कई फलाही इक़दामात और तरक्याती मंसूबे पेश किए गए। इस दस्तावेज़ में कहा गया है कि फलाही वज़ाइफ खैरात नहीं बल्कि हक़ हैं। UDF ने वजीफे को कानूनी हक़ बनाने के लिए कानून लाने का वादा किया। कोच्चि में मंशूर जारी किया गया, जहां तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इसे कांग्रेस लीडर VD सतीशन के हवाले किया। इस मंशूर की खास बात राहुल गांधी की जानिब से ऐलान करदा इंदिरम्मा ज़मानतें हैं। इनमें ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, कॉलेज की तालीबात के लिए माहाना 1000 रुपये की इमदाद, 3000 रुपये का समाजी बहबूद पेंशन, फ़ी ख़ानदान 25 लाख रुपये का मुफ्त सेहत बीमा और नौजवान ताजरीन के लिए 5 लाख रुपये तक का बिला सूद खर्च शामिल है। बुजुर्ग शहरियों की फलाह और बहबूद के लिए एक अलहदा महकमे का भी वादा किया गया। आसाम में चीफ मिनिस्टर नफरत की सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस की वजह से शर्मा इख्तिदार पर फाइज। बैरिस्टर ओवैसी का तूफानी दौरा, इंतखाबी जलसों से खिताब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि आसाम में नफरत की सियासत चल रही है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर खुद नफरत की मुहिम चला रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ BJP को रोकने में नाकाम साबित हो चुकी है। खुद कांग्रेस पार्टी की वजह से हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में इख्तिदार में है। आसाम में 50,000 से ज्यादा मुसलमानों के मकानात को मुनहदम कर दिया गया और यहाँ की मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है।
اس لیے ضروری ہے کہ 9 اپریل کو متحدہ طور پر AIUDF کے تمام 29 امیدواروں کو کامیاب کریں تو ہیمنت بسوا سرما چیف منسٹر نہیں بن سکتا۔ آسام کا بیٹا یا بیٹی یہاں کے مقدر کا فیصلہ کرے گی۔ پیرس اویسی نے آج آسام کے مختلف مقامات پر انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہوئے AIUDF کی تائید میں طوفانی مہم میں حصہ لیا۔ ایران کے صدر کا امریکی عوام کے نام کھلا خط۔ ایران کے سپریم رہنما مجتبی خامنئی نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر ہونے والے بلا جواز حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان حملوں کے نتیجے میں متاثر ہونے والے بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے سب کو بھرپور کوششیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ڈے کے موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے یہ پیغام دیا۔ مجتبی خامنئی نے امریکہ اور اسرائیل کی جاری گھٹیا اور جارحانہ کارروائیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان حملوں سے نہ صرف ایران کا بنیادی ڈھانچہ متاثر ہوا ہے بلکہ ماحولیات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ اب ملک کے اندرونی ترقیاتی کاموں پر توجہ مرکوز کی جائے اور ایران کے روشن مستقبل کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس موقع پر انہوں نے ایران کے علاقے مینام میں ایک اسکول پر ہونے والے حملے کا خاص طور پر ذکر کیا جس میں 186 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ انہوں نے ان افراد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہری اور دیہی علاقوں میں درخت لگانے کی مہم میں سب کو حصہ لینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں جان گنوانے والوں کی یاد میں ایرانی عوام درخت لگائیں گے۔ مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزنکشان نے امریکی عوام کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران کو امریکی عوام سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی بار دباؤ اور پابندیوں کا سامنا کرنے کے باوجود ایران نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے خلاف ہونے والے حملوں کا ڈٹ کر اور بہادری سے جواب دے رہا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا موجودہ امریکی حکومت واقعی امریکہ فرسٹ کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے؟ 8 مسلم ممالک کا اسرائیل پر سخت وار، فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کے قانون کی شدید مذمت۔ قطر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ نے اسرائیلی قابض حکام کی جانب سے ایک ایسے قانون کی منظوری کی سخت مذمت کی ہے جسے اسرائیلی پارلیمنٹ کینسٹ نے پاس کیا ہے اور جس کے تحت مقبوضہ مغربی کنارے میں سزائے موت نافذ کرنے اور اسے فلسطینیوں پر لاگو کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جمعرات کو جاری مشترکہ بیان میں وزرائے خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کے یہ اقدامات ایک نسلی امتیاز پر مبنی نظام کو مزید مضبوط کر رہے ہیں اور ایسی خارجیت پسندانہ زبان اختیار کی جا رہی ہے جو فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیق حقوق اور مقبوضہ علاقوں میں ان کے وجود سے انکار کرتی ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی کینسٹ نے پیر کے روز ایک متنازع سزائے موت کا قانون منظور کیا جس کا اطلاق صرف ان فلسطینیوں پر ہوگا جنہیں مبینہ دہشت گردی کے الزامات میں مجرم قرار دیا جائے۔ ووٹنگ کے بعد پارلیمنٹ میں ارکان نے جشن بھی منایا۔ اس سخت گیر قانون کے تحت جو اسی نوعیت کے جرائم میں ملوث یہودی اسرائیلیوں پر لاگو نہیں ہوگا، فوجی عدالتوں میں سزائے موت بطور ڈیفالٹ پھانسی مقرر کی گئی ہے جہاں فلسطینیوں کے خلاف سزا کی شرح 96% بتائی جاتی ہے۔ اس قانون میں معافی کا کوئی حق نہیں رکھا گیا اور 90 دن کے اندر سزا پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عرب اور مسلم وزرائے خارجہ نے اس قانون کو خطرناک اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ خاص طور پر فلسطینی قیدیوں کے خلاف اس کا امتیازی اطلاق کشیدگی کو مزید بڑھائے گا اور علاقائی استحکام کو نقصان پہنچائے گا۔ بیان میں اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی حالت پر بھی شدید تشویش ظاہر کی گئی اور کہا گیا ہے کہ تشدد، غیر انسانی سلوک، بھوک اور بنیادی حقوق سے محرومی جیسے سنگین الزامات سامنے آ رہے ہیں جو فلسطینیوں کے خلاف وسیع تر زیادتیوں کا حصہ ہے۔ وزرائے خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ استحکام برقرار رکھنے اور مزید بگاڑ کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس قانون پر سخت تنقید کی ہے۔ برطانیہ میں قائم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ قانون اسرائیل کے امتیازی نظام میں سزائے موت کو ایک اور ہتھیار بنا دے گا۔ ایمنسٹی کے مطابق یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ فلسطینیوں کو غیر انسانی سمجھنے کا رجحان کس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اسی مہینے یہ قانون منظور ہوا جب اسرائیلی فوج کے اٹارنی جنرل نے ایک فلسطینی قیدی کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں ملوث فوجیوں کے خلاف تمام مقدمات ختم کر دیے، جس کا وزیر اعظم اور کئی وزراء نے خیر مقدم کیا۔ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس واچ نے بھی اس قانون کو امتیازی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا اطلاق زیادہ تر بلکہ تقریباً مکمل طور پر فلسطینیوں پر ہی ہوگا، جبکہ اسرائیلی شہری اور آباد کار اس کے دائرے سے باہر رہیں گے کیونکہ ان کے مقدمات سویلین عدالتوں میں چلائے جاتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں۔